हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने इससे पहले चैप्टर डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर भी जो हमें टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो करेंगे कि जो मटेरियल हमारे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर भी होता है जो अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या हो यहाँ पर, और रजिस्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ टॉपिक्स आज हमने इसमें लिए हैं जो सभी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो यहाँ पर है। तो देखते हैं कि जो हमारे मटेरियल होते हैं वो मुख्य रूप से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं। और कंडक्टर जो होते हैं, सबसे पहले कंडक्टर समझते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स में के अंदर हम देखा जाता है कि जो चार्ज कैरियर्स, जो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी वजह से कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो इजीली फ्लो हो जाती है क्योंकि यहाँ पर फ्री चार्ज ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। और देखा जाता है कि लगभग पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर जो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो ये कंडक्टर होते हैं जिनकी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हों, या हम कहें कि इसमें ईज़िली करंट इसमें ईज़िली फ़्लो हो जाती है। और यहाँ पर जो इसका हम देखेंगे ये लो रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं किसी भी करंट के लिए। तो लो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफ़र होता है। और जो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है या आयरन है, और इस तरह से जितने भी हमारे ये मेटल आते हैं सब कंडक्टर्स होते हैं। और इसके अंदर लो रेजिस्टेंस करंट के लिए ऑफ़र होता है। वो लो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर वे होंगे जिसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग नेग्लिजिबल होते हैं और इनके अंदर से करंट इजीली फ्लो नहीं होती है। और यह हम कहेंगे इनके में जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इंसुलेटर के अंदर। जैसे अगर इसकी बात करें तो जो वुड है और प्लास्टिक है और गिलास की अगर बात करें तो गिलास जो होते हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, एक तरीके से ये इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। और इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा उसमें ऑफर होता है। इसके बाद जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ये हम कह सकते हैं हाईली कंडक्टर भी नहीं होते और इंसुलेटर भी नहीं होते। और इसमें जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि जो सिलिकॉन मटेरियल है और जर्मेनियम है, ये एक तरीके से सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है और इनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर अगले वाले उसमें आएगा तो इसको हम और डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, या करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो करंट की समझ लेते हैं। करंट को हम आई से डिनोट करेंगे और आई इजिकल टू एक तरीके से क्या होता है Q/T यहाँ पर होता है, या NE जो हम इसको हम लिख देते हैं वो अपन T होता है इस तरह से। तो ये करंट होती है, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज समय के साथ फ्लो होता है किसी भी। ये मान लेते हैं कि ये वायर हमने यहाँ पर बनाई है और ये कंडक्टिंग वायर है और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे तो वहाँ पर करंट हमें मिलती है, हम ऐसा मानते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं तो करंट को हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। ये हमें याद रखना है हमेशा कि जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के अपोजिट हम मानते हैं करंट को। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट में हम उसको मानते हैं। तो ये करंट होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कूलाम पर यूनिट, कूलाम पर सेकेंड होती है, या इसको हम एम्पियर भी कहते हैं। यहाँ पर जो करंट है एक एम्पियर है और हमने देखा स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम, जो चार्ज फ्लो होता है, जो चार्ज एनी है यहाँ पर, जो जितना चार्ज फ्लो होंगे, जितने चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे पर यूनिट टाइम, उसको ही हम यहाँ पर करंट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है और ये इसकी यूनिट होती है और इसकी एम्पियर इसकी यूनिट है। ऐसे इसकी डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि एक यूनिट हमें पता होना चाहिए तो वहाँ से डायमेंशन फार्मूला भी इसका निकाला जा सकता है।
अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस एक तरीके से करंट के ये करंट किसकी वजह से है, चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो किसी वायर के अंदर अगर चार्ज कैरियर्स का फ्लो डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ओवर होता है। अब ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, ये हमने एक वायर है इसको बड़ा करके दिखाया समझने के लिए। तो अब देखते हैं कि जो मेटल हमारा होता है, जो मटेरियल हमारा है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ में पॉजिटिव आयंस भी होंगे जिनका साइज़ फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। ये फ्री जो आयंस है, ये आयंस है यहाँ पर, और साथ ही हमने यहाँ पर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए हैं। तो जब बाहर से हम कोई इस वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं उनको आगे पुशअप करने के लिए, उसको आगे मूव कराने के लिए, या फोर्स उन पे जो लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो करंट मिलेगी। करंट तब मिलेगी जब चार्ज कैरियर्स को बाहर से कोई फोर्स उनको लगाए आगे बढ़ने के लिए। तो वो काम करता है हमारा ये पोटेंशियल या बैटरी, जिसे हम कहते हैं सेल हम कह देते हैं। तो वो काम हमारा ये पोटेंशियल यहाँ पर करता है। तो इस पोटेंशियल की वजह से जब दोनों सिरों पर हम इसको लगाते हैं, अगर इस छड़ की जो लंबाई है वो L है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होता है दिस इज़ इक्वल टू जो E हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू V अपॉन में D। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा वो ED के इक्वलेंट यहाँ से, या EL जो अगर लेंथ यहाँ पर L है या हमने D मानी तो EL के इक्वलेंट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक तरीके से यही माना था कि V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q, कि अगर किसी चार्ज पर यूनिट चार्ज पर जितना वर्क किया जाता है, वर्क कहाँ से, एक पॉइंट से आगे पॉइंट, तो उसको धकेलने के लिए जितना वर्क किया जाता है तो वही उसका पोटेंशियल या वर्क वहाँ पर होता है। तो ये एक तरीके से इसकी यूनिट जूल पर कूलाम होती है, और यहाँ से इसको वोल्ट भी हम यहाँ पर कहते हैं, इसकी यूनिट को वोल्ट भी यहाँ से कहा जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कोलिजन्स जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो यहाँ पर तो एक तरीके से रेजिस्टेंस क्या हुआ, दिस इज़ द नंबर ऑफ़ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयंस के साथ जितना यहाँ पर कोलिजन होता है उतना ही यहाँ पर ये एक तरीके रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर होता है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हुआ। अब देखते हैं कि ओम्स लॉ यहाँ पर क्या होता है। ओम्स लॉ एक तरीके से देखते हैं कि जो हमारा V अपॉन I है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है, उनका रेशो एक कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को ही हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जिसकी जो नोटेशन है वो R है, और ये कांस्टेंट है, और ये V अपॉन I का रेशो यहाँ से होता है। तो किसी वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट यहाँ पर होती है, तो उन दोनों का जो अनुपात है एक कांस्टेंट होगा, इसी को हम रेजिस्टेंस यहाँ से कहते हैं। और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट यहाँ से निकल के आती है इसकी वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम ओम से भी इसको नोट करते हैं। और इसी के साथ आता है कि ओम्स लॉ क्या होगा। ओम्स लॉ अगर हम यहाँ पर देखें कि जो अगर हम वोल्टेज और करंट के अंदर ग्राफ प्लॉट करें तो देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आती है। तो अगर किसी भी कंडक्टर की जो फिज़िकल स्टेट है उनमें चेंज ना हो, उसकी लंबाई में, टेम्परेचर में, और जो भी उसकी फिज़िकल स्टेट में अगर चेंज ना हो, तब I और V के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। यही एक ओम्स लॉ है। और यहाँ से देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस आता है इस ग्राफ से, अगर इसको स्लोप को हम फाइंड करें तो यहाँ से किसी भी वायर का, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो एक तरीके से इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, तो वहाँ से उसका रेजिस्टेंस के बारे में हमें यहाँ से उसकी नॉलेज होती है। अब देखते हैं कि जो रजिस्टिविटी है वो क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। किसी भी कंडक्टिंग वायर के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसका रेजिस्टेंस होता है वायर का, तो वायर का रेजिस्टेंस एक तरीके से जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वायर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अगर A है, तो देखा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा संभावना है, और एरिया अगर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी कम ऊपर होगा।
जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, तो उसको हम रो बताते हैं, और ये L/A यहाँ पर होता है। तो ये कांस्टेंट जो है इसी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं, रजिस्टिविटी। और ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट की अगर बात करें, रो इजिकल टू R इंटू A/L। तो यहाँ से ओम मीटर इसकी यूनिट निकल के रजिस्टिविटी की आती है। तो अगर रजिस्टिविटी की फॉर्मूला हम देखें तो वो निकल के आता है रो इज इक्वल टू m/NE² टो, यहाँ से निकल के आता है, ये निकल के आता है। n दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड टो यहाँ पर जो है दिस इज़ द टाइम को इसको श्रांति काल भी कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। और ये होता क्या है कि जो नंबर ऑफ जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है उसी को हम यहाँ पर ये एक तरीके से श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम इसको हम बोलते हैं। इसको हम डेरिवेशन भी इसका कर सकते हैं। डेरिवेशन के लिए ये सर्किट का अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो बार बार वो टकराता रहता है पॉजिटिव आयन से, जिससे उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। और जैसे ही कोलिजन्स के बाद हटता है तो ये बाहर से पोटेंशियल उसको फिर से एक स्पीड देता है और फिर से उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर कोलिजन होता है, फिर घटती है। तो एक एवरेज वेलोसिटी के साथ वो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है और उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसको अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड करें तो v बराबर u प्लस AT से इसको हम निकाल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर vd होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 और a एक तरीके से ये एक्सेलरेशन है, F/m इसको कर सकते हैं, ये फोर्स है उस पर, और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो टाइम यहाँ पर ये रिलैक्सेशन टाइम आएगा। फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में यहाँ पर लिखा जा सकता है क्योंकि F = QE होता है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में यहाँ पर लिखेंगे इसको m इंटू में टो, यहाँ से ये vd निकल के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और E को हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसकी लंबाई में L है तो E को यहाँ से लिखा जा सकता है EV/में ml इंटू में टो, यहाँ से निकल के आता है। और ये यहाँ से एक तरीके से vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है। अगर बात करें कि यहाँ पर कितनी करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होने के लिए I की बात अगर यहाँ पर करें तो I इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, वो निकल के आता है NEAVD, ये यहाँ से निकल के आता है। और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर लेंगे vd की, तो NEA और vd यहाँ से निकल के आएगा EV/ml इंटू में यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम टो निकल के आता है I। तो ये I हुआ। तो एक तरीके से यहाँ से अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल है, ये है। तो V यहाँ से हम निकालना चाहते हैं V/I। तो V/I यहाँ से क्या आएगा उसको हम देखते हैं। V/I तो ये आएगा m/NE² टो इंटू में L/A, ये निकल के आता है। तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस होता है R, और ये जो क्वांटिटी होगी ये वाली ये हो जाएगी यहाँ से रो, और ये L/A वही निकल के आ जाता है जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ये वाला ये। तो यहाँ पर जो रजिस्टिविटी निकल के आई है दिस इज इक्वल टू m/NE² टो निकल के यहाँ से आती है। तो ये तो यहाँ पर जो रजिस्टिविटी हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं और एक रिलैक्सेशन टाइम है, इस पर स्ट्रॉन्गली डिपेंड करती है। और ये दोनों ही जो टर्म है कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। कंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर के साथ, और सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी घट जाती है टेम्परेचर के साथ। तो ये चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी थी। अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज इतना रखते हैं। थैंक यू।